पंजाब में कांग्रेस के पूर्व नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई इनिंग शुरू हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2022 चुनाव को लेकर अपने प्लान का ब्लूप्रिंट जारी किया। उन्होंने ऐलान किया है कि नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे और चुनावी रण में बीजेपी के साथ गठबंधन तक करेंगे। क्या है कैप्टन का प्लान, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की पारी समाप्त करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई सियासी इनिंग को लेकर बड़ा ऐलान करके पंजाब की सियासत में तूफान ला दिया। अभी नाम को तो अभी इट्स टू सून टू से, वो तो इलेक्शन कमीशन से बात करनी पड़ेगी, सारी ऐसे बातें, और पर जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। अब हम अक्टूबर में आ गए हैं, अक्टूबर एंड में तकरीबन, और नवंबर दिसंबर एंड में तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगी। तो दिवाली से पहले लॉन्च हो जाएगी पार्टी। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि 2022 में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, यानी अभी सियासी संन्यास नहीं लेंगे। बड़ी बात यह है कि चुनावी लड़ाई में कैप्टन नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। पॉलिटिक्स होती है इश्यूज पे, नॉट अबाउट पीपल एंड रिलीजन्स, एंड बीजेपी की अपनी सोच होगी, हमारी अपनी सोच। हम ऐसे तो नहीं कह रहे कि हम बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं, स्टेट सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेम अकाली दल के साथ, मेरा तो उनके साथ पॉलिटिकल जोड़ तो नहीं है, उनके साथ भी यही कर सकते हैं। इस नई पारी में वो बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त ये कि विवादित कृषि कानूनों पर जारी किसानों की मांग का समाधान निकले। फिर मैं रिटायर होने वाला था है नहीं, अभी तो हमारे में दम बहुत है, और वो हम यूटिलाइज करेंगे अपने स्टेट के लिए, कि हम जितना भी कर सकते हैं अपने स्टेट के लिए हम काम करें। तो जहाँ तक इनके साथ समझौता है, नेचुरली जब अलायंसेस होती हैं दे बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो जाती हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि बीजेपी के साथ प्रोवाइडेड किसानों का मसला उनके साथ ठीक हो जाए और वो रहें, और जो अकाली दल के हमारे एक सीनियर फैक्शन है, जो मेन अकाली दल बादल वाला नहीं, दूसरा कई लोग हैं बड़े सीनियर लोग, वो सारे इकट्ठे हो जाएं। कैप्टन के सियासी पत्ते खोलते ही कांग्रेस से बड़ी प्रतिक्रिया आई। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने बड़ा हमला किया, बोले कैप्टन की जमानत जब्त होना पक्का है। पार्टी बनाऊंगा, इन्होंने पहले भी एक बार पार्टी बनाई थी और उस टाइम इनकी अपनी जमानत 2 सीटों पर ये समाना और खरड़ से इलेक्शन लड़े थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी, ये जीत नहीं पाए। कांग्रेस को अब कैप्टन में कमी ही कमी नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी कैप्टन का गुणगान करते नहीं थक रही। पंजाब की चुनावी बिसात बिछ चुकी है, चालें भी चली जा रही हैं, लेकिन शय और मात के खेल में किसकी मात होगी और किसकी जीत होगी अभी कहना मुश्किल है। अशोक सिंघल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। सिस्टम का करप्शन दिखाने आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां रवीश पाल सिंह बताते हैं कि सड़क बनाने के नाम पर भी सिस्टम ने आम आदमी और वीआईपी के बीच बंटवारा कर दिया। कभी सड़कों के मुद्दे पर ही सियासत करके सत्ता में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब भोपाल की लचर पचर लुंज पुंज हो चुकी सड़कों की हालत देख गुस्सा जताया तो कहा, खराब होने की जिम्मेदारी तय करूंगा। कौन सी पीडब्ल्यूडी की है, कौन सी कितनी कौन की है? सर 4 एजेंसी है सर, पीडब्ल्यूडी, सीपीए, नगर निगम और बीडीए। ये 4 क्यों है? तो सबके पास परंपरा में तो उससे परंपरा बदल दो। सीपीए आज तत्काल इसी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त, कोई सीपीए की जरूरत नहीं। भोपाल की सड़कों की देखरेख करने वाली एजेंसी सीपीए को फैसला ऑन द स्पॉट करते मुख्यमंत्री ने भंग कर दिया। फिर क्या हुआ? बाकी बची एजेंसियों ने भ्रष्टाचार का ब्यूटी पार्लर खोल दिया। जिन सड़कों से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों की लाखों की कार गुजरती थी, वहां सड़कों के गड्ढे वाले मुहासे डामर के फेशियल से ढके जाने लगे, और जिन सड़कों से आम आदमी की किश्तों पर खरीदी गई गाड़ियां गुजरती हैं, उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। यानी सड़क बनेगी तो पहले वीआईपी, जैसे आम आदमी को तो धक्का खाना किस्मत में लिखा हो। एक तरफ 4 मिली और मंत्रालय के ठीक सामने वाली सड़क को एजेंसियों ने पेचवर्क करके या फिर नवीनीकरण करके सुधार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने भोपाल की एक प्रमुख सड़क जो कि रायसेन
रोड से होते हुए पुल बोगदा के जरिए पुराने भोपाल को रायसेन से जोड़ती है, उस सड़क का हाल हम आपको दिखाते हैं। इसे देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि वीआईपी जिन सड़कों से गुजरते हैं उन सड़कों पर तो एजेंसियां बहुत जल्दी काम कर लेती हैं, सतर्क हो जाती हैं, लेकिन जिन सड़कों से आम आदमी ज्यादा गुजरता है उन सड़कों की सुध कोई नहीं लेता। भोपाल से रायसेन जाने वाली सड़क पर आम आदमी को स्लिप डिस्क हो जाए, गाड़ी गड्ढे में गिर जाए, हाथ टूट जाए, मुंह फूल जाए, गाड़ी का पुर्जा हिले, चाहे आम आदमी की हड्डी, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी यहाँ नजरें इनायत करने अफसर नहीं आते। काफी टाइम हो गया, पानी के चक्कर में रोड पूरा खराब हो गया है। प्रशासन सुन ले रही है, बच जाते हैं, पानी भरा रहता है ना तो गड्ढों का पता नहीं चलता, गड्ढा है भी करेंगे, गिर जाते हैं। इंसान के हड्डियों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के कमर में झटका आता है, लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं। यहाँ पर ये रास्ता ऐसा है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि ये रास्ता किस तरह से चलता है। अब जिस सड़क पर काला काला डामर बिछाकर विकास ब्यूटी पार्लर छाप हो रहा है, ये 4 इमली इलाका है। यहाँ क्या इसलिए तुरंत सड़क बनाने अधिकारी पहुँचे क्योंकि यहाँ गृह मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत राज मंत्री, जल संसाधन मंत्री और सरकार के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं और यही काम मंत्रालय के सामने तक होता है। आम इलाके की सड़क और वीआईपी इलाके की सड़क के बीच में बांटा गया है, उसकी एक तस्वीर देखने को मिलती है उस मंत्रालय के ठीक सामने, जहां पर इस वक्त सड़कों को दोबारा बनाया जा रहा है। बारिश के बाद जो सड़कें खराब हो गई थी उन्हें एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। जनता को धक्का और मंत्री वाली सड़क पर सुधार चप्पा चप्पा, ये क्या सिलेक्टिव विकास का नया मॉडल है? आज तक ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से सवाल किया। बारिश चल रही है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ जनधन की बर्बादी होगी, जैसे ही बारिश भोपाल की पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जितनी सड़कें आती सारी। प्रधानमंत्री वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की जगह एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट का मंत्र दे चुके हैं, लेकिन लगता है कि सरकार के सामने अपने गड्ढे छिपाने वाले अधिकारियों को जनता की गड्ढे वाली सड़क पहले नहीं नजर आती। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ आज भारत इतिहास रचने जा रहा है। बस कुछ घंटों में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का टारगेट पूरा होने वाला है और इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में जश्न का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य कर्मियों से बात करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। लाल किले पर सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री थीम सॉन्ग भी लॉन्च करने वाले हैं। रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन या बस अड्डा, इस तरह की सार्वजनिक जगहों पर अनाउंसमेंट भी होगी। और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी और आज बड़ा दिन भारत के लिए साबित होने वाला है। आज देश में पार हो जाएगा 100 करोड़ का आंकड़ा। कोरोना को हराने के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन के अभियान में देश 100 करोड़ डोज का पड़ाव पार करने जा रहा है और माना जा रहा है कि ये आज पूरा हो जाएगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। 100 करोड़ डोज पूरे होने पर सरकार ने भी जश्न की तैयारी कर ली है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अक्टूबर में बाढ़ और बारिश से हाहाकार।
उत्तराखंड में बेमौसम बारिश से भीषण तबाही हुई है। अब तक 52 लोग मारे जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। खराब मौसम के बीच नैनीताल से बाकी इलाकों का संपर्क बहाल कर दिया गया है। बारिश रुकने के बावजूद उत्तराखंड के हालात किस कदर खराब हैं, उसे हमारी इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। अक्टूबर की बारिश उत्तराखंड पर आफत की तरह बरसी। देवभूमि के नाम से मशहूर इस पहाड़ी राज्य ने पिछले कुछ दिनों में जितनी तबाही झेली, उसकी मिसाल हाल फिलहाल मिलनी मुश्किल है। राज्य में बारिश भले ही रुक गई हो, लेकिन नदियां उफान पर हैं। उनका पानी अब भी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये धारचूला है, जहां काली नदी पानी से लबालब है और पूरी रफ्तार से बह रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पिथौरागढ़ जिले के हालात बद से बदतर हो गए हैं। इस वजह से जिले की गोरी, काली, धौली और सरयू नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदी किनारे बने कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। उत्तराखंड में नदियां ही नहीं डरा रही, हाईवे पर चलना भी खतरे से खाली नहीं है। इसकी वजह पहाड़ों से गिरते पत्थर हैं। बारिश से पहाड़ इस कदर कमजोर हो गए हैं कि कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। राज्य में हो रहे लगातार भूस्खलन की चपेट में अब तक दर्जनों गाड़ियां आ चुकी हैं। इस वजह से कई राजमार्गों को बंद कर दिया गया। पिथौरागढ़ में पहाड़ के साथ सड़क भी धंस रही है। ये देखिए, पिथौरागढ़ में सड़क पर खड़े इस ट्रक के नीचे की सड़क पूरी तरह से गायब हो गई। हमारे रिसोर्सेज सारे डिप्लॉयड हैं। मेनली जो घाट को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी है, उसमें 2 से 3 जगह पे मेजर स्लाइड्स हैं और उन्हें हटाए जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ जो व्हीकल्स स्टैंडर्ड हैं उनको हम लोगों ने सेफ प्लेसेस पे रोक रखा है और वहीं पे उन्हें भोजन और अन्य व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। पिथौरागढ़ की तरह नैनीताल का भी बुरा हाल है, जहां बारिश ने राज्य में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ये देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हाल ही में बनाया गया ये पुल पहाड़ के मलबे की भेंट चढ़ गया। पुल टूटने की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियां फंस गईं। कई लोग तो हमें ऐसे मिले जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। पहाड़ नहीं गिरा था उस समय एक तो टिप्पर फंसा था यहाँ, उसके बाद एक कार वाला आया, वो फंस गया यहाँ, फिर मलबा आना शुरू हो गया। अच्छा। फिर रोटी भी लॉक होगी। अच्छा। लगातार रही बारिश, परेशानी है साहब, यहाँ फंसे हैं क्या, सारी परेशानियां ही हैं। उत्तराखंड में आमतौर पर अक्टूबर में 30 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच 178 मिलीमीटर बारिश होने से हालात बिगड़ गए। ये राज्य इतने कम दिनों में 485% ज्यादा बारिश से बेहाल हो गया। इस अप्रत्याशित बारिश का सबसे ज्यादा शिकार नैनीताल रहा, जहां अचानक भयानक बारिश में लोग जहां थे वहां फंस गए। नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होकर शहर में फैल गया और लोगों की जान बचाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। बारिश बंद होने के बाद शहर में पानी तो उतर गया, लेकिन अब भी पिछले दिनों की तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। नैनीताल घूमने आए लोगों के लिए पिछले कुछ दिन बहुत भारी बीते, जो खाने पीने से लेकर बिजली तक के लिए तरसते रहे। सुबह उठे तो काफी बारिश हो रही थी। अब बारिश रुक नहीं रही, खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब बारिश रुकेगी तो खाना पीना ऊपर जाएगा। फिर दिक्कत हो रही थी क्योंकि हम पैसे भी कम लाए थे, शॉर्ट हो गए पैसे। 2 दिन से नहाए नहीं है, जो बात है सो है, क्योंकि हमें पानी और लाइट की बिल्कुल सुविधा नहीं मिल पा रही है। खाना तो एक ही टाइम खा रहे थे, एक टाइम ले जाते थे, उसी को एडजस्ट करके खाते थे, बिस्किट और स्नैक्स वगैरह यही होता था। जगह जगह ट्रैफिक जाम रहा और कई जगह भूस्खलन हुआ है। हम लोग का केदारनाथ धाम रुक गया है, कहाँ जा पा रहे हैं लोग, इसीलिए वापस कर रहे हैं, अपना वापसी हो रही है। 2 दिन आप ये समझ लीजिए हम लोग बिल्कुल रूम में लाक रहे, बिल्कुल बाहर निकलने का मौका नहीं मिला
बच्चे भी काफी अपसेट हो गए एकदम। लाइट नहीं थी, लाइट की भी बहुत दिक्कतें हुई। उत्तराखंड में बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल में हुआ है, जहां 28 लोग मारे गए। नैनीताल के बाद अल्मोड़ा में 6, चंपावत में 5, पौड़ी में 3, ऊधम सिंह नगर में 2, पिथौरागढ़ बागेश्वर में एक जान बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गई। उत्तराखंड में जरूरत से ज्यादा बारिश का ही असर है कि अधिकतर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। नदियां उफान पर हैं और वो लगातार जान और माल के लिए खतरा बनी हुई हैं। मौसम का ये खतरा केदारनाथ तक जा पहुंचा है, जहां देश भर से आए पर्यटक बर्फबारी में ठिठुरने को मजबूर हैं। पारा लुढ़कने और सड़क यातायात प्रभावित होने से केदारनाथ आए पर्यटक चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मौसम की इस मार ने श्रद्धालुओं को चिंता में डाल दिया है। एक ही रूम में बंद है क्योंकि बारिश बहुत है बाहर, तो वो एक दिक्कत है कि कुछ कर नहीं पाते कुछ, और वहाँ से निकल भी नहीं पाते कि एटलीस्ट घर आ जाए। तो अभी वही वेट कर रहे हैं कि कब सारी सुविधाएं शुरू हो जाए ताकि वो वापस आ सके। मेरा छोटा भाई राजू भाई है, वो अभी चारधाम यात्रा पे गए हुए हैं। तो आधे लोग केदारनाथ में फंस गए हैं, आधे लोग सीतापुर में फंस गए हैं। अभी आज सुबह तक वहाँ बारिश थी, बहुत बारिश थी। उत्तराखंड में बारिश से तबाह हुई सड़कों को खोलना प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने बाढ़ का हवाई सर्वे किया, तो वहीं आज वो ट्रैक्टर से बाढ़ से तबाही का जायजा लेने पहुंच गए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के साथ है। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके जल्दी उसकी भरपाई करवाने के निर्देश कर रहे हैं। सभी लोग आगे आएं और इस समय आपदा की इस घड़ी में, मुश्किल घड़ी में सभी आपदा पीड़ितों का साथ दें और इस आपदा की घड़ी से उबरने में अपना सहयोग देना चाहिए सबको। उत्तराखंड के हालात पर केंद्र की भी नजर है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही राज्य के हालात सुधर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। उत्तराखंड से सटा होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में यूपी का पीलीभीत है, जहां निचले इलाकों में कॉलोनियां जल समाधि ले चुके हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है। उत्तराखंड से छूटकर आने वाला पानी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भयानक तबाही मचा रहा है। पीलीभीत में नौबत आ चुकी है कि राहत और बचाव के काम में वायुसेना को उतारना पड़ा। पीलीभीत की अब एक और तस्वीर देखिए। ये भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर को भेजा। पीलीभीत में वायुसेना ने 21 लोगों को बचाया, जिसमें 12 महिलाएं, 3 बुजुर्ग और 6 बच्चे शामिल हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बनबसा बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इतना पानी पहले कभी नहीं छोड़ा गया था। इस वजह से पीलीभीत के पूरनपुर और कलीनगर के निचले इलाके टापू बन गए हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ लोग छत, ट्रैक्टर, पेड़ों पर रहने को मजबूर हैं। वायुसेना ने ऐसे ही भूखे प्यासे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला। मेडिकल की टीमें भी यहाँ पे मूव करी गई हैं। इसमें जैसे जैसे जिन गांव की जानकारी मिल रही थी, कुछ गांव में लोग जो फंस गए थे उनको पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई, उनकी बोट्स को मूव करा गया। एसएसबी की भी यूनिट यहाँ पे बुलाई गई और उसके माध्यम से भी लोगों को रेस्क्यू करा गया है। पिछले 3 दिन से लगातार पीलीभीत में पानी बढ़ रहा है। पीलीभीत के 3 इलाके पूरी तरह से डूब गए, फसलें चौपट हो गई। जो परिवार हैं वो यहाँ पर पूरा छत पर उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि नीचे का घर जैसा मैंने आपको दिखाया पूरा डूबा हुआ था। और हम भी यहाँ पर जो है एक सीढ़ी के सहारे ऊपर आए हैं और दिखा रहे हैं आपको किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पर सब यहाँ पर मजबूर हैं इस छत पर बसेरा करने के लिए। कल शाम को खाना खाए और अभी जो मिला है अभी खाएंगे। थोड़ा बना है घर पे, थोड़ा बहुत वो खा लेंगे। बर्बाद हो गए सर, सब बर्बाद हो गए। अब क्या करा जाए, मजबूरी है। 2-3 दिन से खाना तो नहीं मिल रहा था, फिर आज भी मिला है, दोपहर से मिला। कल भी सरदार लोग आए थे, वो भी थोड़ा दे गए थे। पीलीभीत में प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जिंदगी की डोर न टूटे। इस काम में वायुसेना अहम रोल निभाते हुए लोगों को एक नई जिंदगी दे रही है। उत्तराखंड से लगे उत्तर प्रदेश के इलाकों में इस तरह की तस्वीर जुलाई और अगस्त में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ये सब अक्टूबर में हो रहा है। इस वजह से खेत से लेकर सड़क तक डूब गए हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है।
लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि जब प्रशासन को पता था कि शारदा बनबसा बैराज से पानी छोड़ा जाएगा जो कई गांव को तबाह कर देगा, तो उसने पहले से तैयारी क्यों नहीं की। सौरभ पांडे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, पीलीभीत, आज तक। उत्तराखंड में कुदरत की आफत से हाहाकार है, लेकिन बिहार भी कम परेशान नहीं है। मुसीबत इसलिए भी है ज्यादा क्योंकि नेपाल से होकर उत्तर बिहार आने वाली नदियां लबालब हैं। ऊपर से बिहार के उन जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है। कुदरत की इस दोहरी मार से अररिया, दरभंगा और खगड़िया जिले का हाल सबसे बेहाल है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। कहीं सड़कों पर जल का जलजला है, तो कहीं एयरपोर्ट पर पानी का कब्जा है, तो कहीं बाजार और बस्ती पर सैलाब का साम्राज्य। यूं तो मंजर विदेशी देश नेपाल का है, लेकिन दहशत का कारण बिहार में दौड़ रहा है। वजह वाजिब भी है जो हम आपको बताते हैं। दरअसल पिछले 3 से 4 दिनों में सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही हाहाकारी बारिश नहीं हुई है, बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने जमकर कहर बरपाया है। आसमान से पानी इतना बरसा है कि नेपाल से सैलाब तबाही मचाता हुआ अब उत्तर बिहार में दाखिल हो रहा है। नेपाल से लगे बिहार के सीमावर्ती जिले अररिया में जोगबनी शहर का हाल देखिए। ये जोगबनी का रेलवे स्टेशन है। हालांकि पटरियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जोगबनी का बोर्ड है जो बता रहा है कि जी हां, ये एक रेलवे स्टेशन ही है। नेपाल से बहकर आने वाला पानी अचानक शहर में घुस आया, जिससे ट्रेन के ट्रैक पर ही पानी का कब्जा हो गया। जोगबनी से खुलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे माल गोदाम में पानी, स्टेशन रोड पर पानी। जोगबनी में प्रशासन ऐलान कर रहा है कि जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं वो सुरक्षित जगह पर पनाह ले सकते हैं। से प्रभावित है उनसे अनुरोध है, जिला प्रशासन अनुरोध करती है कि आप गर्ल्स स्कूल में आप स्थान ग्रहण करें और जिला प्रशासन की ओर से अभिगम आपदा के तहत अब व्यवस्था की जा रही है। जोगबनी पर अचानक मुसीबत का पहाड़ इसलिए टूट पड़ा क्योंकि नेपाल में चिरैया नदी का तटबंध ध्वस्त हो गया। सड़कों पर तेज गति से बहते पानी को देखकर खतरनाक हालात का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। 2 दिन की लगातार बारिश ने दरभंगा शहर की सूरत को बिगाड़ कर रख दिया है। मेन रोड के साथ साथ गली मोहल्ले में जल जमाव लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि नगर निगम का दफ्तर खुद पानी में घुटनों तक डूबा हुआ है। निगम जिम्मेदार है। जो पैसा आता है कहाँ जाता है? कि अभी निकास का मामला अभी तक आज तक सॉल्व नहीं हुआ आजादी के बाद से, जो हमेशा पूरा शहर दरभंगा सिटी पूरा जो है जल थल हो जाता है, निकलना बैठना मुश्किल हो जाता है। नगर निगम को अपना काम करना चाहिए, पूरा सफाई से नाला पर ध्यान देना चाहिए। कितना पानी होगा? अगर बात बोले जो क्रॉस कर रहे हैं आप लोग जा रहे हैं, कितना पानी होगा? ठेवना हर से ऊपर पानी है।